भाग 2। आखिरकार ध्रुव बाबू की हट के चलते इस तूफानी रात में गोमती को दादी की इच्छा ना होने पर भी सरिता के साथ ही एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाना पड़ा। एम्बुलेंस में सभी लोग बैठ गए थे और जगह कम होने की वजह से रंगनाथ के परिवार से सिर्फ गोमती को ही बिठाया गया। जब रंगनाथ भी पीछे पीछे अपनी साइकिल लेकर चलने लगे तो मिथिलेश ने ये कहकर उनका हाथ पकड़ लिया, अरे दिमाग खराब हुआ है क्या? अस्पताल चले हो, पता नहीं है कितना खर्चा हो जाएगा। अभी कोठी वाले लोग साथ तो हैं, थोड़ा बहुत तो खर्च कर ही देंगे। हम लोग भी चलेंगे पर बालक हो जाने के बाद, तब तक इन्हें गोमती को भर्ती कराने दो। मिथिलेश ये सब कह रही थी कि अंदर से मिथिलेश की बहू कामिनी निकल आई, जो अपनी मतलबी सास से क्रूरता में 21 ही थी। अपनी चचेरी ननद गोमती का यूं मायके आकर रहना उसे वैसे ही फूटी आंख नहीं भा रहा था और आज तो वो अपने कमरे से बाहर निकल ही नहीं रही थी। गोमती की प्रसव पीड़ा उसे बहुत दुखदाई लग रही थी। गोमती के जाने के बाद वो अपने 4 साल के बेटे दीपक का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल आई थी और जोर जोर से कहने लगी, अरे आज तो सवेरे से मेरे कान ही पक गए थे इतना शोर सुन सुन के। अभी ये बला अस्पताल गई तो जान में जान आई। कामिनी का पति प्रभाकर अपने पिता रंगनाथ की प्रतिमूर्ति था, जो मां के साथ साथ पत्नी का भी विरोध करना भूल गया था। अपनी चचेरी बहन गोमती के प्रति कोमल भाव रखने के बाद भी अपनी पत्नी की दुष्टता का विरोध नहीं कर पाता था और मन में ही दुखी होकर चुप रह जाता था। आज भी वो सुबह से कितना प्रयास कर रहा था कि वो गोमती को अस्पताल ले जाए, लेकिन कामिनी ने जो उसे आंख दिखाई तो वो एक बार भी विरोध नहीं कर पाया। अब जबकि सामने कोठी वाले लोग गोमती को अस्पताल ले गए थे, तब जाकर उसकी जान में जान आई थी। अस्पताल में जाते ही तुरंत ही आकाश ने सरिता के साथ गोमती को भी प्राइवेट वार्ड में भर्ती करा दिया था। ये देखकर दादी ने मुंह बनाकर कहा, अरे पहले इसके घर वालों को तो आ जाने दो, अरे पहले इसके घर वालों को तो आ जाने दे। आकाश ने उन्हें प्यार से समझाते हुए कहा, अब जब वे लोग नहीं आए हैं तो हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। थोड़ी ही देर में दोनों महिलाओं को प्रसव के लिए ले जाया गया और इसके बाद कुछ ही देर में खुशखबरी आ गई थी। ध्रुव की छोटी बहन आ गई थी और उसके साथ ही साथ उसके जन्म का समाचार भी आ गया था, जो ध्रुव के जीवन में सर्वोपरि स्थान बनाने वाला था। गोमती ने भी एक स्वस्थ कन्या को जन्म दिया था। उस प्राइवेट वार्ड में अब दोनों माएं अपनी अपनी कन्याओं को पालने सहित लाकर लेटा दी गई थी। ध्रुव की छोटी बहन उसी की तरह गोरी, चिट्ठी, मखमली, रूही के फाये की तरह गाल वाली, आंखें झटपटा रही थी। इसके विपरीत गोमती की बेटी सांवली रंगत लिए बड़ी बड़ी आंखें खोलकर लगातार इधर उधर देख रही थी, मानो इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह है या नहीं। शायद माँ के गर्भ में उसने अपने लिए इतनी बार अवांछित सुना था कि इस धरा पर अपने अस्तित्व पर उसे यकीन होना मुश्किल हो रहा था। इधर आकाश और सरिता संग उसकी माँ अपनी नई घर की प्यारी गुड़िया को देखकर फूले नहीं समा रहे थे, तो वहीं गोमती की आंखों से लगातार खुशी के आंसू बह रहे थे। पति के जाने के बाद पहली बार उसे आज इतनी खुशी मिली थी। ध्रुव ने एक नजर उस पालने की ओर डाली जहां पर गोमती की वो बेटी लेटी हुई थी। न जाने कौन सा आकर्षण था उस लड़की में कि ध्रुव धीरे धीरे चलकर उस पालने तक आ गया और बड़ी गौर से उस नवजात कन्या को देख रहा था। 3 वर्षीय ध्रुव के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि वो इतने गौर से किसी को समझने की उत्कंठा लिए हुए था। अपने घर में सभी को गौर वर्ण का ही देखते हुए आज पहली बार वो कृष्णवर्णी इस कन्या को देख रहा था। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रही वो कन्या भी अब एकटक ध्रुव को देखने लगी थी और दूसरे ही क्षण रोने लगी थी, मानो प्रभु का संदेश उसे मिल गया था कि यही वो बंदा है जो पूरी दुनिया के झमेले से उसे बचाए रखेगा। और अब उसको देखते ही उसका सब्र आंसुओं में फूट पड़ा था। उसको रोते देखकर ध्रुव परेशान हो गया था और गोमती की ओर इशारा करने लगा कि वो रो रही है और वो उसे चुप करा ले। ध्रुव की आंखों में अपनी बेटी के लिए इतनी फिक्र देखकर गोमती हल्की सी मुस्कुराई थी और उसने पालने की ओर हाथ बढ़ाकर
अपनी बेटी को उठाकर उसे अपने सीने से लगा लिया था। सांवली सलोनी कन्या के जन्मते ही जहां गोमती ने उसे अक्षुपूरित आंखों से सीने से लगा लिया था, तो वहीं दूर से देख रही ध्रुव की दादी बोल पड़ी थी, हाय राम, इतने पक्के रंग के साथ जन्मी है और वो भी लड़की। ना जाने कैसे इसकी नैया पार होगी। ये सुनकर गोमती ने और तेजी से अपनी बेटी को सीने से चिपका लिया था। ये सुनकर गोमती ने और तेजी से अपनी बेटी को अपने सीने से चिपका लिया था और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अब तू ही हम दोनों का खेवनहार है। ये गोमती की प्रार्थना का ही बल था या वास्तविकता में प्रभु का इशारा कि जितनी वितृष्णा से ध्रुव की दादी उस कन्या को देख रही थी, नन्हे ध्रुव की निगाह में उस कन्या के प्रति उतनी ही सहानुभूति थी। 2-3 घंटे बाद बारिश रुक गई थी और अब जल स्तर धीरे धीरे उतरने लगा था और उधर रंगनाथ का मन करने लगा था कि वो अब अस्पताल जाकर अपनी भतीजी का हालचाल ले आए। उसे बेचैनी में आंगन में टहलते देख मिथिलेश ने कहा, अरे चले जाना, क्यों मरे जा रहे हो? आखिर जन्मेगी तो बालक ही ना। अब 1 से 2 लोग हो जाएंगे तो हमारी छाती पर ही मूंग डलेंगे। कामिनी अपनी सास का लगातार समर्थन कर रही थी। ये बातें न रंगनाथ को अच्छी लग रही थी और न ही प्रभाकर को, लेकिन भीरू प्रवृत्ति के होने के कारण दोनों ही चुप थे।